नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज सागर पर। मैं हूं अरविंद गुप्ता। पिछले वीडियोस को आपने बहुत अच्छा प्यार दिया। कुछ मित्रों ने निवेदन किया था कि 12 जून को उनका प्रीलिम्स है, तो इससे संबंधित आप पॉलिटी, ज्योग्राफी और अन्य आदि विषयों के प्रश्न को लेकर आइए। तो इसी क्रम में आज प्रस्तुत है यूपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2012 के प्रश्न पत्र के अंतर्गत पॉलिटी से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला। तो आइए फ्रेंड शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। पहला प्रश्न, भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? ए, लोकसभा एवं राज्यसभा, बी, लोकसभा, राज्यसभा एवं प्रधानमंत्री, सी, लोकसभा के अध्यक्ष एवं लोकसभा, डी, राष्ट्रपति एवं दोनों सदन। इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स डी, राष्ट्रपति एवं दोनों सदन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में यह वर्णित है कि भारतीय संसद राष्ट्रपति एवं दोनों सदनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा डी। दूसरा प्रश्न, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है, अर्थात किसके द्वारा बुलाई जाती है? ए, राष्ट्रपति द्वारा, बी, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, सी, संसद द्वारा, डी, राज्यसभा के सभापति द्वारा। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति द्वारा। दोनों राज्यसभा और लोकसभा दोनों सभा के संयुक्त बैठक का जो बुलाया जाता है, कॉल किया जाता है, वो राष्ट्रपति करता है। और संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में वर्णित है। और संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश से लिया गया था? उसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से संयुक्त बैठक का प्रावधान भारतीय संविधान में लिया गया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को आहूत तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन इन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 3, धर्म विधेयक कहाँ पुरस्थापित किया जाता है? ए, लोकसभा में, बी, राज्यसभा में, सी, दोनों सदन की संयुक्त बैठक में, डी, उपयुक्त में कहीं नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है धर्म विधेयक हमेशा लोकसभा में ही पुरस्थापित किया जाता है। अर्थात धर्म विधेयक कभी भी पेश होगा तो वो लोकसभा में ही पेश होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109(1) में यह वर्णित है कि धर्म विधेयक हमेशा लोकसभा में ही पुरस्थापित किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध रहा है? ए, वीवी गिरी, बी, एन संजीव रेड्डी, सी, के आर नारायणन, डी, जाकिर हुसैन। इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स वीवी गिरी। वीवी गिरी अखिल भारतीय यूनियन कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रहे हैं, जबकि नीलम संजीव रेड्डी 1977 से 82 तक राष्ट्रपति रहे और 1977 में ही ये कुछ समय के लिए लोकसभा स्पीकर भी रहे। जबकि वीवी गिरी का टाइम पीरियड राष्ट्रपति का 1969 से लेके 1974 तक था, जबकि के आर नारायणन का टाइम पीरियड 1997 से 2002 तक था। जबकि जाकिर हुसैन 1962 से लेकर 1967 तक भारत के राष्ट्रपति रहे और इन्होंने बिहार के गवर्नर के रूप में भी 1957 से लेकर 62 तक काम किया। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? ए, केंद्रीय मंत्रिमंडल, बी, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी, लोकसभा के अध्यक्ष, डी, राष्ट्रपति। इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स डी, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान की अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति का 1 में जो वर्णित है कि जो किसी भी राज्य का राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही काम करेगा। अर्थात राष्ट्रपति का जब मन होगा राज्यपाल को नियुक्त करेगा और जब मर्जी होगी राज्यपाल को वापस बुला भी सकता है। अगला प्रश्न, संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है? ए, राष्ट्रपति की इच्छा से, बी, राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है, सी, किसी भी परिस्थिति में, डी, संबंधित राज्य के विधानमंडल से पूछकर। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स बी, राज्यसभा यदि ऐसा संकल्प पारित करती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 में यह वर्णित है कि यदि राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की 2/3 से कोई प्रस्ताव पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय पर अगर संसद कानून बनाना चाहती है तो उस पर कानून बना सकती है। इसके अलावा अनुच्छेद 250 राष्ट्रीय आपात की स्थिति में, या अनुच्छेद 252 या 253 जो अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से संबंधित है, इन सभी पर संसद कानून बना सकती है। अगला प्रश्न, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी है? ए, प्रधानमंत्री के प्रति, बी, राष्ट्रपति के प्रति, सी, राज्यसभा के प्रति, डी, लोकसभा के प्रति। इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स डी, लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद जो होती है उसकी उत्तरदायित्व सामूहिक रूप से होती है। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद
लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) में वर्णित है। अगला प्रश्न, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पूर्व स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर ए संसद की संस्तुति के, बी राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के, सी भारत के राष्ट्रपति की संस्तुति के, डी मंत्रियों की विशेष समिति की संस्तुति के। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है बी संबंधित राज्य के राज्यपाल की संस्तुति से। मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, इनको कोई अगर धन विधेयक राज्य विधानसभा में पेश करना है तो श्रीमती आनंदीबेन पटेल उनसे पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी और तभी वो कोई भी धन विधेयक प्रस्तुत कर सकेंगे। ऐसा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 207(1) में वर्णित है कि धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बाद ही प्रस्तुत किया जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 199(1) के भाग ए से लेकर एफ तक जो भी संबंधित हैं, कोई भी प्रावधान होगा वो बगैर संबंधित राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के पूर्व स्थापित नहीं किया जा सकता। निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। 1 लोकसभा के सदस्य, 2 राज्यसभा के सदस्य, 3 विधानसभाओं के सदस्य, 4 विधान परिषदों के सदस्य। इसमें कूट मिलाना है फ्रेंड्स। तो ये प्रश्न भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है और भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66(1) में किया गया है, जिसमें कहा गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों से मिलकर अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल हस्तांतरण मत द्वारा किया जाएगा। इसलिए इसका सही उत्तर होगा केवल 1 और 2। अगला प्रश्न, किसी सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। ए लोकसभा के, बी राज्यसभा के, सी दोनों सदनों के अलग अलग, डी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में। तो फ्रेंड्स जैसा मैंने पहले बताया था सामूहिक उत्तरदायित्व की बात कि मंत्रिपरिषद जो होता है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, इसलिए इसका आंसर होगा ए लोकसभा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) में यह वर्णित है कि किसी भी सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से यदि अविश्वास प्रस्ताव पास कर दिया जाए तो लोकसभा को सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे देगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? ए संसदीय अधिनियम द्वारा, बी संविधान द्वारा, सी मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स संविधान द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में CAG भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की चर्चा की गई है, जिसको आमतौर पे हम कैग के नाम से जानते हैं। CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। वर्तमान समय में आपको बता दूं कि 14वें कैग के जो हमारे अध्यक्ष हैं वो हैं GC मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू। और CAG का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल या 65 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो जाए। अगला प्रश्न, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? ए 5 वर्ष, बी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, सी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, डी 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स सी 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। भारत के निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इनको हटाने की जो प्रक्रिया है वो संसद में महाभियोग द्वारा ही इनको हटाया जा सकता है। जैसा आपको बता दें कि भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त जो थे वो सुकुमार सेन थे और ये जो वर्तमान समय में है 25वें जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो हैं राजीव कुमार, जिनकी नियुक्ति भी हाल ही में हुई है और इनका वेतन होता है 2.5 लाख रुपये प्रति माह। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया? ए बलवंत राय मेहता समिति, बी आयंगर समिति की, सी स्वर्ण सिंह समिति, डी ठक्कर समिति। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स सी स्वर्ण सिंह समिति। भारतीय संविधान में पहले मूल कर्तव्य नहीं था। मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया और इसके लिए एक अलग भाग की ही रचना की गई जिसको 4A यानी भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कौन से भाग में है? 4A में है। इसके साथ ही 42वें संविधान संशोधन 1976 में एक अनुच्छेद भी जोड़ा गया था भारतीय संविधान में। उस अनुच्छेद का नाम है 51A। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51A कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ।
संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? ए राष्ट्रपति को, बी किसी भी हाई कोर्ट को, सी प्रधानमंत्री को, डी उपरोक्त में सभी को। तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 में यह वर्णित है कि विधि के कोई प्रश्न पर, सामान्य प्रश्न पर नहीं, विधि का कोई अगर प्रश्न है और राष्ट्रपति को कोई ये सूझ नहीं रहा है कि क्या करना चाहिए, तो राष्ट्रपति उस पर सुप्रीम कोर्ट से राय ले सकता है। अगले प्रश्न की तरफ, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक प्राधिकरण हैं? नीचे दिए कूट से ही सही उत्तर चुनिए। पहला राज्य निर्वाचन आयोग, दूसरा राज्य वित्त आयोग, तीसरा जिला पंचायत, चौथा राज्य निर्वाचन अधिकारी। इसमें कूट में भरना है। ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 2 3, सी 2 3 4 और डी 1 2 3 4 सभी। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स बी 1 2 और 3, यानी राज्य निर्वाचन आयोग का जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के में किया गया है, जबकि राज्य वित्त आयोग का वर्णन 243 के भाग आई में किया गया है, जबकि जिला पंचायत की बात अनुच्छेद 243 बी में किया गया है, जबकि राज्य निर्वाचन अधिकारी कोई संवैधानिक प्राधिकरण नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा बी केवल 1 2 और 3। निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य करता है? ए राष्ट्रीय एकीकरण परिषद, बी वित्त आयोग, सी राष्ट्रीय विकास परिषद, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स सी राष्ट्रीय विकास परिषद। एनडीसी जो है योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का काम करता था। एनडीसी की स्थापना अगस्त 1952 में हुई थी, जबकि योजना की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। और योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष जो थे वो गुलजारी लाल नंदा थे। मोंटेक सिंह अहलूवालिया जो 23वें थे। आप सबको ज्ञात होगा कि 2014 में ही योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और इसके जगह पर 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग अस्तित्व में आया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? ए यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, बी बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, सी बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, डी मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। फ्रेंड, संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना या प्रियम्बल को लेकर हमेशा विवाद रहा है। उच्चतम न्यायालय ने इसकी कई बार व्याख्या की और हर बार कभी कहते थे कि उद्देशिका संविधान का भाग है, कभी कहते थे नहीं है, कभी कुछ जज सहमत होते थे, कभी असहमत होते थे। लेकिन 1994 के मामले में बम्बई बनाम स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा प्रस्तुत कर दी कि उद्देशिका जो है संविधान का भाग है और इस समय 1994 में कुल 9 जजों की बेंच बैठी थी। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ सबसे पहले हुआ? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी राजस्थान, डी गुजरात। सी राजस्थान। 2 अक्टूबर 1959 को भारतीय राज्य राजस्थान के नागौर में सर्वप्रथम पंचायती राज का शुभारंभ हुआ। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? ए 10, बी 9, सी 5, डी 7। इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स 5, यानी संविधान के निर्वचन के लिए यानी संविधान की व्याख्या के लिए कम से कम 5 जजों की बेंच होनी चाहिए और इन 5 जजों के बीच को संवैधानिक पीठ या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहते हैं। आज का आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी ज़िंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं? ए इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण, बी गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, सी बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मामला, डी अजहर बनाम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स ये 1967 में मामला आया था और भारतीय संविधान में मूल अधिकार का जिक्र है। मूल अधिकार जो है वो अमेरिका से लिया गया है और भारतीय संविधान में यह भाग 3 में वर्णित है, जिसका अनुच्छेद है 12 से 35 तक भारतीय संविधान में मूल अधिकार दिए गए हैं। मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।